नमस्कार दोस्तों। कल कौन सा टॉपिक था बताओ। कौन सा था टॉपिक? और इसमें मैंने 6 प्रकार की विजय बताई थी आपको। सबसे पहले कौन सी है? आर्यव्रत की प्रथम विजय। ओके, मैप में बताया था मैंने आपको। मैंने शायद एक मैप में बताया था कहां से कहां तक ये विजय की गई थी। बताओ, लिखाया था शायद। ग्वालियर से लेकर साकेत, या साकेत से लेकर ग्वालियर तक का जो प्रदेश था, तो अपनी यदि बात करें, मगध पहले से उसके पास था। और ये जो प्रदेश था साकेत वगैरह, ये तो पहले से उसके पास था, उसके पिताजी के समय से। पिताजी कौन? कौन पिताजी? अरे समुद्रगुप्त के पापा कौन है? तो चंद्रगुप्त। तो उनके समय से ही वो तो उनके पास था। अर्थात ये मगध का क्षेत्र है, ये यहां से ये मगध का क्षेत्र है, ये इनके पास पहले से ही है। और ये जो प्रदेश था वो उन समुद्रगुप्त की मां साथ लाई थी, कुमार देवी। इन दोनों को मिला करके और एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी, जिसकी राजधानी क्या थी बताओ रे? पाटलिपुत्र। इसके बाद उसने, मैंने बताया था कि लगभग साकेत से लेकर के ग्वालियर तक का जो प्रदेश था उसके 4 राज्य उसने जीत ली। किसने जीते? समुद्रगुप्त। किस विजय में? आर्यवर्त की प्रथम विजय। इसका उल्लेख कौन सी पंक्ति में मिलता है? पंक्ति नंबर 13 और 14। ओके, कितने राजा आ रहे हैं? 4 राजाओं को हराया, और हरा करके उनके साथ नीति कौन सी अपनाई? नीति बोलो। प्रसभोधरण, जिसका अर्थ क्या है? बलपूर्वक राज्य पर अधिकार कर लेना। तो अधिकार कर लिया और अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है जी। इसके बाद सेकंड नंबर की विजय जो उसने की, उसका नाम है दक्षिणापथ की विजय। तो नंबर 2 हेडिंग डाल दो, दक्षिणापथ की विजय। हेडिंग डाल दो, पंक्ति नंबर 2। सर, क्या कालीबंगा में चने और सरसों की फसल के प्रमाण मिले हैं? तो दोस्तों सच्चाई ये है कि प्रमाण के रूप में चना और सरसों के कहीं भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। कालीबंगा छोड़ो, भले पीलीबंगा की बात करो या लोथल की, हड़प्पा की, मोहनजोदड़ो की, राखी गढ़ी, बनावली, धोलावीरा, आलमगीरपुर, किसी की भी बात करो, किसी से भी ये साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। साक्ष्य मिले हैं 4 चीजों के। एक चावल कालीबंगा में जला हुआ, लोथल में साबुत, गेहूं मेहरगढ़ से 3 किस्म के, जो मेहरगढ़ 2 किस्म के, और इसके बाद मैंने बताया कि रागी
गुजरात में जो स्थान है वहां से रागी के साक्ष्य मिले। इसलिए चावल और चना इनके साक्ष्य तो नहीं मिले, लेकिन सॉरी सरसों और चने के साक्ष्य तो नहीं मिले, लेकिन वहां जो दोहरा जुता हुआ खेत है कालीबंगा से ये प्राप्त हुआ है, और इस दोहरे जुते हुए खेत से अनुमान लगाया गया कि चना जो है वो पास पास की इन हराइयों में चने बोए गए, चना छोटा रह गया, और इसके बाद दूर दूर सरसों आड़ी यूं डाल दी गई। तो ये सरसों वाली जो है ये ऊंची जाती थी, चना छोटा, और इस प्रकार से ये दूरी पर। तो ऐसा इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि शायद यहां सरसों और छोटी हराइयों में चना बोया जाता होगा। तो बात करें कि क्या साक्ष्य मिले? नहीं। फिर भी कालीबंगा में दोहरी जुताई जो हुई, दोहरा जुता हुआ जो खेत है वहां से अनुमान लगाया गया। ठीक है, तो ये बात यहां मेरे से क्यों पूछी? नहीं वो ठीक है, लेकिन मेरे से क्यों पूछी आपने? मैंने अच्छा कुछ भी पूछ सकते इसलिए पूछ लिया आपने। चलो तो अच्छा किया, बहुत अच्छा, मैं कोई नाराज थोड़ी ना हूं। हिस्ट्री मैं समझा नहीं। क्वेश्चन कैसे आएगा, किसमें? ये क्वेश्चन कैसे आएगा? दोहरे जुते हुए खेत में दो फसलों की एक साथ प्राप्ति की जाती थी। अब कई लोग इसमें क्या है कि पूछ सकते हैं कि दोहरी जुताई में दो कौन सी फसलें थी, तो जैसे चना और सरसों जैसे है, लेकिन कहीं आप दो फसलें इसमें गेहूं और जौ मत कर देना। समझ रहे हो? इसका कारण क्या है? एक फसल छोटी और एक फसल बड़ी होनी चाहिए। गेहूं और जौ तो बराबर ही होते हैं। कोई बात नहीं, वो उन्होंने सही लिखवाया होगा ना, मैं अपने ज्ञान को वापस ले लेता हूं। मुझे टांग खिंचाई नहीं करनी रह, मैंने मेरी बात बता दी है। ठीक है, तो बात मेरी मेरे सुझाव तक। मैं तो दक्षिण में लेके जाऊंगा, आपको लड़ना है या बताओ नहीं तो बस चलो। तो दोस्तों दक्षिण में क्या हुआ? क्या हुआ? समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत पर अटैक ठोक दिया। अब दक्षिण भारत की कल्पना करो, ये विंध्याचल पर्वतमाला, ये मैं किस रंग से बनाऊं इस पर्वतमाला को? आपको तो लाल बना दूं, आपको तो सफेद बना दूं। ये विंध्याचल पर्वतमाला, इसे यहां से पार करना संभव नहीं है। पार करने का रास्ता सिर्फ एक जगह से, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच से होते हुए। ये क्षेत्र आज भी नक्सलाइट्स एरिया है, नक्सलवादी इलाका है आज भी। उस जमाने में तो था ही था, क्योंकि यहां जंगली लोग रहा करते थे, जंगली। और जंगली लोगों को मैंने बताया था आटविक कहते हैं। अरे याद है क्या? मैंने कहा था अट्टा, वो बोले तो जंगल। कहां याद कराया था बावड़ी, तू बता। क्लास ही मिस हो गई थी। अच्छा गुप्तकाल से शुरू किया, कोई बात नहीं, तू बता। अरे कहां पढ़ाया था अट्टव? मौर्य काल में। मौर्य काल में कहां? 18 तीर्थों में। 18 तीर्थों में खोल के देख लो, एक आटविक है, इसलिए आटविक यानी जंगली जनजातियां। अब इन जंगली जनजातियों, आज भी जंगली जनजातियां यहां पर, जिन्हें हम नक्सलवादी कहते हैं, नक्सलॉइड्स। तो इन जंगली जनजातियों, क्योंकि वास्तव में ये क्षेत्र ही ऐसा है, आप जब भी यहां जाकर के देखोगे तो ये अपने नाक नक्श, अपनी सूरत, अपने शरीर की रचना से मिलती ही नहीं है। ये मूलतः ही अलग है प्राचीन काल से। ओके, तो जंगली जनजातियों ने इन्हें देखा, बोले अच्छा सेना के साथ जा रहे हैं। तो जाते समय भी जंगल से जब ये गुजरे तो बड़ी समस्याएं उत्पन्न की,
लेकिन सेना थी, खतरनाक थी, कोई पास में आके तो दिखाए काट के फेंक देंगे, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब यहां दोस्तों दक्षिण भारत में 12 राज्य थे, 12 राज्य, और बड़े खतरनाक राज्य थे। समुद्रगुप्त ने, मैंने तुम्हें कल भी चित्र दिखाया था, इन राज्यों के साथ में शानदार संघर्ष किया, हर राज्य को पराजित किया, और इसके बाद में जीतता हुआ कन्याकुमारी के पास पहुंच गया। कन्याकुमारी के पास पहुंचा, तब जिन राजाओं को उसने जीता था पहले, जिन राजाओं को उसने पहले जीता था, उन राजाओं के मन में ये तकलीफ थी कि इसको तो हम पराजित कर सकते हैं, इसलिए जो लास्ट राज्य था वो कांची का पल्लव राज्य था। कांची में पल्लव राजा था और उसका नाम था विष्णुगोप। कौन था? विष्णुगोप। उसके साथ युद्ध हुआ, युद्ध में उस 12वें राजा को भी हरा दिया। हराने के बाद इन राजाओं ने, जो पहले वाले राजा थे, इनको ऐसा लगा कि कितने दिन हो गए हुए, तो इन सब राजाओं ने मिलकर आपस में मित्रता कर ली और इन 12 राजाओं ने संघ बना लिया, 12 राजाओं का संघ। तो इन 12 राजाओं के संघ ने अपनी सेना इकट्ठी कर ली और इसके बाद में मार्ग रोक लिया समुद्रगुप्त का। बोला, आ तेरी मां ने दूध पियाया है तो अब आ। अब दोस्तों एक तो एक एक करके राजा को हराए, एक 12 राजा एक साथ मिल जाए और उनकी सेना और उनका इलाका। समुद्रगुप्त का इलाका है क्या? इनका इलाका, इन्हीं का क्षेत्र, इन्हीं की सेना, इतने बड़े राजा। लेकिन समुद्रगुप्त की तो आधी ताकत तो उसका हौसला होता था, इसलिए उसने अपनी सेना को काबुला जाओ और अपनी तलवार निकाल करके दोनों हाथों से टूट पड़ा। बहुत बड़ा योद्धा था। दुश्मन के सैनिक समुद्रगुप्त के युद्ध में उतरते ही पराजित महसूस करते थे, वो स्वीकार कर लिया करते थे कि समुद्रगुप्त सामने आया है सेना लेकर के, ये जीत कर जाएगा, काट कर जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए ये रुकेगा नहीं। ये जो भाव था दुश्मनों के मन में दूर दूर चला करता था। आधा युद्ध ये भय उसे जितवा देता था। तो और समुद्रगुप्त सबसे आगे बढ़ करके, अपने सैनिकों से आगे बढ़ करके प्रहार भी करता था, ये उसकी जीत का राज भी था। तो समुद्रगुप्त ने यहां पर भी युद्ध लड़ा और कांची के विष्णुगुप्त के नेतृत्व में, इनका नेता, 12 राजाओं का नेता कौन था? कांची का विष्णुगुप्त। इनके नेतृत्व में फिर से एक महायुद्ध हुआ, जिसको युद्ध नाम नहीं दिया गया है, महायुद्ध हुआ। और इसमें फिर से किसकी जीत हुई? समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त ने सब राजाओं को बंदी बना लिया। बोले, बंदी बना के लाओ रहा मेरे सामने। और इसके बाद में सिंहासन पर जाके बैठ गया, टांग पर टांग रख करके। सभी जो राज्य थे, सभी राज्यों पर उसने जीत प्राप्त की। सभी जो राज्य हैं, उन सभी राज्यों को जीत लिया और अपना बना लिया। जितने भी राजा थे उन सबको बंदी बना करके रस्सियों में जकड़ करके अपने सिंहासन के नीचे ले आया। जैसे मान लो कि यहां सिंहासन है और यहां मैं बैठा हूं, टांग पर टांग रख करके, और इसके बाद सब 12 गठरियों में बांध करके, और गठरियां पटक रखी हैं, और कोई इधर गुड़कती है, कोई इधर गुड़कती है, और मैं उनको ठोकरें मार रहा हूं, और गोल गोल बांधे हुए, जैसे तो कोई ढोलक को बांधते हैं रस्सी से, पैरों को समेट कर, हाथों को मोड़ करके सबकी ऐसे गठरी बना रखी थी। किसने? समुद्रगुप्त ने। तो समुद्रगुप्त ने इनको पूछा कि बोलो क्या किया जाए तुम्हारे साथ, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? सबने कहा कि छोड़ दिया जाए। ऐसे कोई कहेगा क्या मार दिया जाए? फिर इसलिए यहां उसने कहा कि ठीक है, सबसे पहले तो एक काम करो, नंबर 1, सभी के पास जितना भी सोना और चांदी है वो सब दे दो। तो पहली बात, दक्षिण भारत आने का उद्देश्य ही था उसका सोना प्राप्त करना।
तो उसने बहुतायत से राजाओं के पास जितने भी आज तक महलों में जमा की गई, यहां तक कि रसोई घर में चांदी के जो बर्तन थे उनको भी उसने ले लिया और कहा बैलगाड़ियों में डाल डाल करके कहा कि ले चलो रे इसको। तो बैलगाड़ियां भर भर करके जब आ रही थी पाटलिपुत्र, तो इन जंगली जनजातियों ने उचक उचक के देखा, बोले सोना चांदी बैलगाड़ियों में, एक के बाद 2 3 4 5 दिन 10 दिन दनादन। अब जंगली जनजातियों को बर्दाश्त थोड़ी ना हो, और कभी कभी मौका देकर कोई कोई बैलगाड़ी लूट भी लेते थे। समुद्रगुप्त ने कहा कि ठीक है, अगला नंबर तुम्हारा ही है। अब तो पहला सोना चांदी ले लिया। नंबर 2 उनसे कहा कि तुम मेरी अधीनता स्वीकार करके नियमित कर दोगे क्या हर वर्ष? उन्होंने कहा पक्का देंगे। साथ में कहा कि जब भी मैं तुम्हें कहूंगा तुम मेरे दरबार में आकर हाजिरी लगाओगे? बोले पक्का लगाएंगे। आने का वचन दिया। तब उन्हें कहा खोल दो रे इनको। खोल दिया गया और उनको उनके राज्य भी वापस लौटा दिए गए। इस प्रकार से दक्षिणापथ के साथ जो नीति अपनाई गई, वो नीति कौन सी है? वो नीति है दोस्तों ग्रहणा मोक्षा अनुग्रह। क्या अर्थ होता है इसका? ग्रहण करना अर्थात उनके जो राज्य हैं, राज्यों को प्राप्त कर लेना, ग्रहण करना, प्राप्त करना, ग्रहण करना। मोक्ष अर्थात उन राजाओं को जिनको बंदी बना लिया गया था, रस्सियों में जकड़ दिया गया था, उन्हें मुक्त कर देना। तो राजाओं को या बंदी राजाओं को मुक्त कर देना, बंदी राजाओं को मुक्त कर देना। और फिर तीसरा शब्द कौन सा बच गया? अनुग्रह। अनुग्रह का अर्थ क्या है? उनके राज्य, उन पर दया करते हुए पुनः राज्य लौटाना, अर्थात दया करते हुए, अनुग्रह करते हुए। अनुग्रह का मतलब दया। उनके राज्य लौटाना, लेकिन फोकट में थोड़ी ना लौटा रहा है। उसने कहा नियमित कर दोगे, जब भी बुलाऊंगा मेरे यहां हाजिरी दोगे, मेरा दिया गया आदेश मानोगे? बोले ठीक है। तो कौन सी नीति है? और पंक्तियां कौन सी जिनमें दक्षिण की विजय का उल्लेख है? 19 और 20। ठीक है, लिखवा दूं? लिखो। तो हेडिंग डाल दो दक्षिणापथ की विजय। डाल दी। अब इसमें सबसे पहले लिखेंगे समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत को सोना चांदी प्राप्त करने के लिए एवं चक्रवर्ती विजय प्राप्त करने के लिए करने के लिए जीता। प्रयाग प्रशस्ति की पंक्ति 19 और 20। प्रयाग प्रशस्ति की पंक्ति 19 और 20 में दक्षिण भारत के 12 राजाओं
12 राजाओं एवं उनके राज्यों का उल्लेख 12 राजाओं एवं उनके राज्यों का उल्लेख प्राप्त होता है। उल्लेख प्राप्त होता है। इन 12 राजाओं ने कांची के विष्णुगुप्त के नेतृत्व में एक महायुद्ध किया। जिसमें समुद्रगुप्त की विजय हुई। समुद्रगुप्त की विजय हुई। नीति लिख दो, नीति। नीति, अरे बावड़ो, ऐसे नीति लिख करके बराबर का चिन्ह लगा के लिख दो ना, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, उतारो इसको। हाँ बताओ तो, मेरे कितने प्यारे शब्द हैं, बावड़ो, बावड़ी, बताओ ना। और कल मेमेक्री कोई कर ही नहीं पाया, बताओ। वो एक भाई ने कोशिश की थी बेचारे ने, फिर भी उसके साहस की मैं प्रशंसा करता हूं। अच्छा, खुद ही ताली बजा लेता, वाह यार। सोहरत भी क्या चीज है। लिख दिया तो लिखो तो। इतिहास हमें सिखाता है, इतिहास हमें सिखाता है, क्या सिखाता है? कि व्यक्ति महान पैदा नहीं होता, उसे अपने कर्मों से महान बनना होता है। किसी भी शासक को देख लो, ये समुद्रगुप्त जो है, इसने संघर्ष किया। मैं इसकी 40 साल का इतिहास पढ़ा रहा हूं आपको। आप देखना कि इसने बहुत सारे काम के जी भर के जिया। तो मैं एक बात जो उस समय बता नहीं पाया था वो दोबारा सुने। जैसे कि क्वेश्चन आता है कि ये पागल था कि दक्षिण भारत के राजाओं को जीत करके इसने फिर से मुक्त कर दिया, उनको राज्य वापस लौटा दिए। ये इसका दूरदर्शी निर्णय था या पागलपन का निर्णय था? दूरदर्शी निर्णय था, क्योंकि अब आपके क्वेश्चन ही आएगा कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के राजाओं को
जीत करके राज्य पुनः क्यों लौटाए? दक्षिणी भारत को साम्राज्य में क्यों नहीं मिलाया? इसके पीछे के कारण देखो, आप समझदारी देखो इसके। क्योंकि इसको पता है कि संचार के मार्ग जो है ना वो बड़े छोटे हैं, बड़े कम हैं। जब ये दक्षिण भारत में था तब उसे सूचना मिल गई थी कि उत्तर भारत में विद्रोह हो चुका है। और वास्तव में ये जो जिनको इन्होंने आर्यावर्त के इन राजाओं को जीता था, उन्होंने विद्रोह कर दिया था, पाटलिपुत्र को घेर लिया था। इनको लग रहा था कि गया वो पता नहीं कहां मर गया। तो इसको लग गया था कि या तो दक्षिण भारत में रहूंगा तो उत्तर भारत आजाद हो जाएगा, और उत्तर भारत में रहूंगा तो दक्षिण भारत आजाद हो जाएगा, विद्रोह होंगे। क्या फायदा? क्योंकि संचार के साधनों का अभाव है दोस्तों। तो उस जमाने में संचार के जो साधन थे बहुत ही कमजोर थे। दक्षिण भारत से उत्तर भारत आते समय करीब 3 महीने का समय घोड़ों पर लग जाता था। जब कांचीपुरम तमिलनाडु से बिहार तक पहुंचते थे तब करीब 3 महीने का समय लग जाता था। तो विद्रोह होने के बाद में उस तक की सूचना आना और फिर उसको जाकर दबाना बड़ा मुश्किल था। दक्षिण भारत में रहोगे तो दक्षिण भारत पर नियंत्रण, उत्तर में रहोगे तो उत्तर पर। बाद में यह गलती 2 राजाओं ने की। समुद्रगुप्त से करीब 1000 साल बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जीतने की कोशिश की। आखिरी समय में अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ विद्रोह हुए। फिर यही गलती मोहम्मद बिन तुगलक ने की। मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत काल में, मध्यकाल में दक्षिण भारत के राजाओं को जीत करके और साम्राज्य में मिला लेता है। परिणाम क्या हुआ बताओ? विद्रोह। दक्षिण भारत में इतने विद्रोह हुए कि वो विद्रोह दबाते दबाते थक गया, मर भी गया। सिंध में विद्रोह नहीं दबा पाया, 40 विद्रोह। और उसकी आंखों के सामने, मोहम्मद बिन तुगलक की आंखों के सामने दक्षिण भारत में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, और अलाउद्दीन हसन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। गुलबर्गा, बीदर, गोलकुंडा, बीजापुर जैसे राज्य, अहमदनगर जैसे राज्य नए स्वतंत्र हो गए क्योंकि विद्रोह हो गए। इसलिए हम ये बात 1000 साल बाद की है। समुद्रगुप्त तो 1000 साल पहले था। इसका मतलब पहले संचार के साधन और भी कम थे या ज्यादा? 1000 साल बाद में भी मोहम्मद बिन तुगलक के समय भी वो जीत करके उत्तरी और दक्षिण भारत को मिलाकर रख नहीं पाया, और उसके समय विद्रोह हुए और विद्रोह दबाते हुए चला गया। लोग उसको पागल कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान। तो यही गलती यदि समुद्रगुप्त करता तो लोग समुद्रगुप्त को, मैं भी पढ़ा था कि समुद्रगुप्त पागल था। नहीं, पागल नहीं था, यह समझदार था। इसने तय कर लिया कि जितना दक्षिण भारत के राज्यों से लाभ लेना है वो मैं लूंगा सारा, और उसने सारा लाभ लिया। जैसे उन राजाओं को कहा कि जितना भी सोना चांदी दे दो, तुम नियमित कर दोगे, देंगे जी। मेरी अधीनता स्वीकार करते हुए जब भी आदेश दूंगा हाजिरी लगानी आओगे, आऊंगा, और अपनी अपनी कन्याओं का विवाह मेरे साथ करोगे। लो जी, तैयार है। तो वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए। इसका मतलब जितने लाभ अधिकतम ले सकता था सब उसने ले लिए। भविष्य में भी जितना धन प्राप्त करना था उसका वादा कर लिया कि नियमित कर दोगे, देंगे साहब। इसलिए उसने कहा कि जो जितना निचोड़ना था निचोड़ लिया। अब यदि इन पर मैंने डायरेक्ट प्रत्यक्ष नियंत्रण रखा तो विद्रोह होंगे, मैं ये रिस्क नहीं लूंगा। तो ये निर्णय उसका समझदारी वाला था या नहीं? इसलिए उसने स्वतंत्र कर दिया। तो आप लोग लिखें, समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत को साम्राज्य में नहीं मिलाया क्योंकि समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत को साम्राज्य में नहीं मिलाया क्योंकि
नहीं मिलाया क्योंकि नहीं मिलाया क्योंकि नंबर एक दक्षिण भारतीय राज्यों से समस्त सोना चांदी और धन प्राप्त कर चुका था। दक्षिण भारतीय राज्यों से समस्त सोना चांदी वह धन प्राप्त कर चुका था। नंबर 2, इन राजाओं ने नियमित कर देनी एवं अधीनता स्वीकार करनी नियमित कर देनी एवं अधीनता स्वीकार करनी दरबार में उपस्थिति देनी की संधि स्वीकार की। नंबर 3, संचार के साधनों का अभाव था। संचार के साधनों का अभाव था। नंबर 4, उत्तरी भारत में विद्रोह की सूचना प्राप्त हो चुकी थी। उत्तरी भारत में विद्रोह की सूचना प्राप्त हो चुकी थी। ओके, तो अब क्लियर है सारा मामला दक्षिण भारत का। अब दोस्तों उसी समय इन 4 राजाओं ने विद्रोह कर दिया। ध्यान से सुन लेना, ये 4 राजा कौन से हैं? हाँ, ये आवाज ठीक आई। आर्यावर्त की प्रथम विजय में जीते गए राजा। तो अब इन्होंने विद्रोह किया तो फिर से इनको जीतना पड़ेगा या नहीं? अरे बताओ, तो इसको क्या कहोगे, पहली विजय दूसरी विजय? किसकी दूसरी विजय? ये लो साहब, हो गया अपने आप। तो तीसरी हेडिंग में क्या है बताओ? आर्यावर्त की सेकंड विजय। मैंने यही तो डला रखी हेडिंग आपको। तो दोस्तों बात को फिर समझो, क्योंकि समझने में बड़ी गुण है जी। इन 4 राजाओं ने अड़ोस पड़ोस के ये जो अही छत्रपुर तक का, इधर अही छत्रपुर क्षेत्र के इनके भाई बंधु, ये दोस्तों एक जाट बेल्ट है। जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, बदनौर, मेरठ से लेकर के बरेली तक है। यहां नागवंशी जाट थे और नागवंशी जाटों का प्रधान गढ़ था अही छत्रपुर।
अही छत्रपुर, ये मैंने आपको राजधानी बताई थी। अही छत्रपुर किसकी राजधानी थी बताओ? पांचाल की। तो अही छत्रपुर राजधानी थी नागवंशी जाटों के। नागवंशी राजा थे, मैंने पहले भी बताया था नागवंशी। अब गुस्से में है कौन? समुद्रगुप्त, कि तुम्हारी इतनी हिम्मत है मेरे खिलाफ विद्रोह। आया और उसने भयंकर युद्ध किया, और इन नागवंशी जो राजा थे, नागवंशी जो जाट राजा थे, इन नागवंशी शासकों को 4 तो पहले वाले उनको, और जो 5 इनका सपोर्ट और कर रहे थे उनको, कुल 9 राजाओं को हराया और हरा करके बंदी बनाया, और बंदी बना करके इनको फांसी पर चढ़ा दिया, मृत्युदंड। और इनके जो राज्य थे, इन राज्यों को किस में मिला दिया? अरे किस में मिलाया? साम्राज्य मिलाया। इसका मतलब फिर नीति कौन सी होगी? वही प्रसव हो धरण की। जो आर्यावर्त में प्रथम में जो नीति है वही नीति सेकंड में है। और इस बात का उल्लेख पंक्ति नंबर कौन सी रहा? 21 में। नहीं समझे क्या? अब दोस्तों, जाट तो जाट थे, नागवंशी राजा थे, वो उनको लगा कि यहां तो बुरी तरह मार रहे हैं, क्योंकि अब की बार बहुत ही क्रूर रूप था इसका, कि राजाओं को बिना सुने फांसी पर चढ़ा देना, टांग देना, कत्लेआम का आदेश। तो ये समुद्रगुप्त के चरित्र पर एक कलंक भी। अब की बार जो उसने वैसी और क्रूर रूप दिखाया, वो समुद्रगुप्त के चरित्र पर, उसकी वीरता पर एक धब्बे की तरह माना जाता है। कुछ भी हो, ये जो नागवंशी जाट थे ये परेशान हो गए और घबरा भी गए। इन्होंने कहा कि चलो रे, और फिर वो वहां से निकले अही छत्रपुर और आसपास के क्षेत्रों से, और फिर राजस्थान में अरावली पर्वतमाला को पार किया, और फिर मरुस्थल में जाकर के शरण ली, और यहां पर नागवंशियों ने नागौर बसाया, जिसे अही छत्रपुर भी कहा जाता है। नागौर, अही छत्रपुर कहते हैं इसे। पढ़ते हो क्या? क्यों कहते हैं मैंने बताया आज तुम्हें। आज तक तुम रट्टे मारते थे कि नागौर का नाम नागौर क्यों है। नागवंशी जाटों की मूल भूमि होने के कारण इसका नाम नागौर है। ये तेजाजी के सांप यूं ही नहीं आते, ये नागवंशी थे, समझ रहे हो ना? हाँ, सांप इनका पुराना प्रतीक था, सांप से इनका पुराना रिश्ता था। ये नागवंशी राजा थे, और अभी के नहीं थे, महाभारत काल में अर्जुन के साथ भी इन्होंने युद्ध किया था। तो प्राचीन काल से जमे हुए थे यहां पर ये क्षेत्रीय ही जाट बेल्ट। यहां तक कि 1857 की क्रांति में भी अंग्रेजों को इस क्षेत्र पर नियंत्रण करने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा था, क्योंकि शाहमल जाट ने विद्रोह का नेतृत्व किया था और वो आग लगा दी थी इस जाट बेल्ट में। तब दमन करने के लिए अंग्रेजों को एक बटालियन बनानी पड़ी, जिसका नाम था जाट बटालियन, जाट रेजिमेंट। आज भी है, आज भी। हालांकि आज क्षेत्र विशेष पर आधारित नहीं है, ना ही जातियां हैं उसमें। उस समय एक क्षेत्र की एक जाति विशेष को लिया जाता था, क्योंकि अंग्रेजों का उद्देश्य तो लड़ाना भिड़ाना था ना। राजपूत रेजिमेंट को जाट के विरुद्ध हमेशा रखते थे वो अलग बात है, उसको छोड़ो। तो मैंने बताया कि इन्होंने दूसरी विजय आर्यावर्त की जो थी वो वास्तव में उसकी तीसरी विजय थी। पहली आर्यावर्त की प्रथम विजय, दूसरी दक्षिणापथ की, और तीसरी आर्यावर्त की सेकंड विजय। पंक्ति कौन सी है? नीति कौन सी है? कितने राजाओं को हराया और उनके साम्राज्य को बलपूर्वक अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, लिखा दूं। और ये नागवंशी जो लोग थे उन्होंने इसी के परिणाम स्वरूप राजस्थान के अरावली को पार कर मरुस्थल में शरण दी और क्या बसाया? नागौर बसाया, जिसे राजस्थान का अही छत्रपुर कहा जाता है। राजस्थान का अही छत्रपुर कहा जाता है। ठीक है, लिखा दूं? लिखें दोस्तों।
आर्यावर्त की सेकंड विजय, हेडिंग डाल दी क्या? लिखें, प्रयाग प्रशस्ति की पंक्ति 21 में, 21, प्रयाग प्रशस्ति की पंक्ति, प्रयाग प्रशस्ति की पंक्ति 21 में इस विजय का उल्लेख मिलता है, इस विजय का उल्लेख मिलता है। पूर्व में विजित 4 शासकों के साथ साथ, पूर्व में विजित 4 शासकों के साथ साथ पांच नए राज्यों और राजाओं को, 5 नए राज्यों और राजाओं को जीतकर समुद्रगुप्त ने यमुना से चंबल तक का क्षेत्र गुप्त साम्राज्य में मिलाया। गुप्त साम्राज्य में मिलाया। नीति बराबर प्रसवोधरण, नीति बराबर प्रसवोधरण, प्रसवोधरण जिसका अर्थ क्या है बताओ? बलपूर्वक अधिकार कर लेना। तो एक ही जगह लिख दी बस, बहुत है। नीचे नोट डाल दो, एक छोटा सा नोट डाल दो, नोट NOT। नागवंशी शासकों ने दोआब को छोड़कर दोआब, अरे गंगा यमुना दोआब नहीं है गिर बावड़ो, तो दोआब लिखना, दोआब, दोआब को छोड़कर अरावली पार की मरुस्थल में शरण ली। मरुस्थल में शरण ली। नागौर राज्य की स्थापना की। स्पीड ज्यादा हो गई क्या? लो तो बता रहा बावड़े क्या लिखा देखा। नागवंशी शासकों ने दोआब को छोड़कर अरावली पार की, मरुस्थल में शरण ली, नागौर राज्य की स्थापना की, जिसे राजस्थान का अही छत्रपुर कहा जाता है। ओके, अब दोस्तों अगली विजय कौन सी होगी?
ये 8वीं की भी बहुत नाटक कर रहे थे, जाते समय एंड आते समय तो बहुत ही, बोले तुम्हें भी मैं देखता हूं। इसलिए उसने अगली विजय यानी विजय नंबर 4, आठवीं राज्यों की विजय, आठवीं राज्यों की विजय। क्योंकि ये जंगली जनजातियां हैं, कोई ना तो जमी हुई सेना है इनके पास, ना ही कोई लड़ने वाले ढंग के साधन है, जंगली लोग हैं। इसलिए समुद्रगुप्त ने जंगल काटने वाले उपकरणों के साथ सेना को भेजा, बोले चलो रे। बड़ी संख्या में जंगल काटे गए, आग लगाई गई और जंगली जनजातियों को घेर घेर करके पीटा गया। लोग थे, सेना से कितना के लड़ते। तो पंक्ति नंबर 21 में इसका भी उल्लेख है, जिसमें आर्यवर्त की दूसरी विजय का उल्लेख है, उसी में इसका भी उल्लेख है। ठीक है, यानी विद्रोह करने वाले लोगों को एक ही पंक्ति में सल्टा दिया, पंक्ति नंबर 21। तो पंक्ति नंबर 21 में उल्लेख, और इन वन्य जनजातियों को पीट पीट करके और अपने समुद्रगुप्त ने अपने सामने बैठाया। बोलो क्यों बदमाशी कर रहे थे? अब नक्सलवादी लोग हैं, जनजातीय लोग हैं, उन्होंने कहा साहब गलती हो गई, हमें नहीं पता था कि तुम इतने खुकार निकलोगे, तुमने तो उत्तर से दक्षिण तक सबको रोन दिया, हम तो बीच में पड़े थे। उसने कहा पड़े नहीं थे, तुम्हें भी मेरी अधीनता स्वीकार करनी होगी और जो मैं आदेश दूं उसकी पालना करनी होगी। उसने कहा ठीक है। तो पहली बात, तुम मेरी सेना में शामिल होगे, जंगल छोड़ दो, और मैं कुछ गांव बसा रहा हूं, कुछ शहर बसा रहा हूं, उनमें जाके बस जाओ, कोई भी जंगल में नहीं रहेगा, ये मेरा आदेश है, छोड़ देंगे सब। तो समुद्रगुप्त की जो सेना थी उसमें ये लोग भर्ती हो गए, लड़ाका किस्म के लोग थे। जब ट्रेनिंग दी गई, जब अच्छे घोड़े दिए गए, जब इनको अच्छी तलवारें और हथियार दिए गए, तो अच्छे लड़ाका साबित हुए। इस प्रकार से उसके सेवक बन गए। तो इस प्रकार से इनके साथ जो नीति अपनाई गई, नीति, वो नीति थी परिचारकीकृत। परिचारकीकृत, आपको याद हो तो सेविका को परिचारिका कहते हैं, सेवक को परिचारक कहते हैं। जैसे प्लेन में जब भी यात्रा करते हैं तो जिनका अंग्रेजी में एयर होस्टेस नाम है, उसका हिंदी नाम परिचारिका है। जो चाय पानी पिलाने का काम करती हैं प्लेन में, जिन्हें एयर होस्टेस कहते हैं, उनका हिंदी नाम है परिचारिका, सेविका। तो इनको सेवक बना लिया। मतलब क्या नीति कौन सी है? अर्थ क्या है? इन्हें सेवक बना लेना, सेवक बना लेना। ठीक है, तो लिख दो, लिखवा रहा हूं मैं। अरे फटाफट लिखो, कम से कम समुद्रगुप्त को तो पूरा करें आज। तो लिखो, प्रयाग प्रशस्ति की पंक्ति, प्रयाग प्रशस्ति की पंक्ति नंबर 21, पंक्ति नंबर 21 में उल्लेख मिलता, में उल्लेख मिलता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जंगली, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जंगली जनजातियों को जंगली जनजातियों को पराजित कर, पराजित किया गया,
पराजित किया गया। नीति बराबर परिचार की कृत, नीति बराबर परिचार की कृत, परिचार की कृत, बराबर लिख देना सेवक बना लेना। सेवक बना लेना। कितनी विजय हो गई? पांचवी। पांचवी कौन सी बताओ? सीमांत राज्यों की विजय, सीमांत राज्यों की विजय। तो दोस्तों पांचवी जो विजय है वो सीमांत राज्यों की विजय। सीमांत को प्रत्यंत भी लिखा हुआ है, प्रत्यंत, प्रत्यंत। प्रत्यंत राज्यों की विजय। तो ये जो प्रत्यंत शब्द का अर्थ क्या है? सीमा। ये सीमा दो साइड की, कौन कौन सी? तो दो साइड की सीमा कौन कौन सी? अरे एक, मैं लड़की की बात नहीं कर रहा कि वो उधर के सीमा और इधर के सीमा, नहीं। एक पूर्वी सीमा पर स्थित राज्य, ये वाले, यहां तक तो पहले से ही है ना। एक तो सीमावर्ती ये राज्य जिनमें ये नेपाल से लेकर के बंगाल और आसाम तक का क्षेत्र है। दूसरी सीमा, अब इस पंजाब, राजस्थान, सिंध को, गुजरात को थोड़ी ना छोड़ेगा, कतई नहीं छोड़े। तो गुजरात में तो नहीं एंट्री की, लेकिन राजस्थान तक से पंजाब, कश्मीर तक का प्रदेश जीत लिया उसने। तो एक पश्चिमी सीमा, दूसरी पूर्वी सीमा। तो दोनों सीमाओं को, दोनों सीमावर्ती राज्यों को उसने जीत लिया। अब इसमें राज्यों की संख्या बहुत ज्यादा है दोस्तों। पश्चिमी सीमा पर जितने भी राज्य हैं उन राज्यों की अकेली संख्या 9 है। 9 राज्य तो इधर थे, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान तक 9 राज्य, और 5 राज्य इधर है। तो कुल 9 और 5 कितनी? 14 राज्यों को एक प्रकार की विजय में सल्टा दिया। इसे कहते हैं जीतना। अंग्रेजों को भी इतिहास खोजते खोजते सोचना पड़ा कि ऐसा भी राजा था जिसने इतने युद्ध लड़े जिनकी कोई सीमा ही नहीं थी। इस समय जो दोनों तरफ की सीमाओं पर राज्य थे, मैं एक फ्लो चार्ट में प्रत्यंत राज्यों की विजय में मैं बताना चाहूंगा कि इन विजयों में 2 प्रकार के राज्य थे। एक पश्चिमी राज्य और दूसरे पूर्वी राज्य। पश्चिमी राज्यों में जितने भी हैं दोस्तों, ये सारे के सारे गणराज्य थे और इनकी संख्या 9 थी। राजस्थान में 3 गणराज्य इस समय थे। गणराज्य जहां गणतंत्र था, जिसमें एक योधेय, योधेय नाम सुना है?
ये बीकानेर और गंगानगर और हनुमानगढ़ के क्षेत्र में इनका राज था। पंजाब में भी इनका राज था। तो बहुत बड़ी संख्या में इनका राज था और युद्ध करने की इनकी आदत थी, इसलिए नाम पड़ा था योधे। दूसरा अर्जुनायन, ये गणराज्य जयपुर दौसा से भरतपुर तक इसका शासन था। तीसरा मालव, जिस क्षेत्र में ये बसे मालवा कहते हैं, इसमें कोटा, बारां और झालावाड़, यहां इनका राज था। लेकिन समुद्रगुप्त तो समुद्रगुप्त है, सेना लगा करके रोंद के रख दिया और हमेशा हमेशा के लिए इन 9 गणराज्यों का अस्तित्व खत्म हो गया। इसके बाद भारत में इनका नाम तक सुनाई नहीं देता। ये वो समुद्रगुप्त है दोस्तों, समुद्रगुप्त, जिसने राजस्थान में जो स्थानीय गणराज्य थे, यहां के लोगों का शासन था, अलग अलग जातियों का शासन था। मीणाओं का जो क्षेत्र था वो अलग था, गुजरों का क्षेत्र अलग था। सबके अपने अपनी जाति विशेष के लोग पंच पटेल मिलकर के गणराज्य के आधार पर राज किया करते थे। समुद्रगुप्त ने इनको सर्वनाश कर दिया, गणराज्य का अस्तित्व खत्म हो गया। इसके बाद जैसे ही गुप्त वंश का पतन होता है, राजस्थान में राजतंत्र का विकास होता है, जिसकी शुरुआत चित्तौड़ से शुरू होती है। चित्तौड़ से, चित्तौड़ में गुहिल पहली बार राजतंत्र की शुरुआत करता है और फिर देखते ही देखते राजपूत राजाओं ने पूरे राजस्थान के अंदर राजतंत्र की स्थापना कर दी। तो राजस्थान में गणतंत्र को मिटाने वाला, गणतंत्र का विनाशक कौन? समुद्रगुप्त। वरना तो राजस्थान में राजतंत्र नहीं होता बल्कि गणतंत्र होता, क्योंकि ये गणतंत्र थे। ओके, इधर पूर्वी राज्यों में कौन कौन से हैं दोस्तों? मैंने बताया था, नेपाल है, कृतपुर है, डवोक है, कामरूप है। इनमें दोस्तों नेपाल तो नेपाल ही है, कृतपुर जो है बंगाल है, डवोक कामरूप असम है और डवोक आजकल का बांग्लादेश का क्षेत्र है। तो इस प्रकार से एक समुद्र तटीय राज्य और तो कुल मिलाकर के 5 राज्य, नाम लिखने की जरूरत नहीं है कितनी राज्य। खास बात इनकी कि ये सभी राज्य क्या हैं? राजतंत्र। ये क्या है? इनकी संख्या कितनी? इनकी संख्या कितनी? सभी को इसने जीत लिया। और किस पंक्ति में उल्लेख है? 21। मैंने शायद कहीं लिखा था, नहीं लिखा, बताया ही था शायद। ओके, 21 नहीं 22। 21 में तो दोनों की आर्यावर्त की दूसरी विजय एवं 8वीं राज्यों की विजय, उनका उल्लेख बताया था 21 में। इनका उल्लेख किसमें? 22 में। ठीक है, तो मैं लिखा दूं? लिखें दोस्तों, फटाफट लिखें। अरे फटाफट लिखो तो, लिखें प्रयाग प्रशस्ति की पंक्ति 22 में। पंक्ति 22 में प्रत्यंत राज्यों का उल्लेख मिलता है। प्रत्यंत राज्यों की विजय का उल्लेख मिलता है। उल्लेख मिलता है। अब ये जैसे लिखा है मैंने, फटाफट उतार दो उसको।
ये यहां पांचवा राज्य समतट है, समुद्र तटीय राज्य या समतट। नीति बताऊंगा, अभी बहुत लंबी है, पहले ये लिख दो। लिख दिया होगा। सोचो, एक एक बार के अटैक में 9 + 5 = 14 राजाओं को सुलटा दिया। ये तो इसकी एक प्रकार की विजय है जिसमें 14 राजा, एक प्रकार में 12 राजा। युद्ध इसे कहते हैं। बाकी तो सब ड्रामेबाजी करते थे, बोले पानीपत का युद्ध लड़ लिया, एक आदर हो गए अमर। समुद्रगुप्त से भिड़ाते देखिए उनको, बता नहीं देता। और ऐसे लोगों की कमी हुई हिंदुस्तान में, तभी तो हिंदुस्तान को गुलाम होने का मौका मिला। यदि मोहम्मद गोरी, गजनवी और बाबर का सामना समुद्रगुप्त जैसे राजा से हुआ होता तो उनकी किस प्रकार की गेंद बना दी गई होती, सोच सकते हो। कैसी किक लगी होती, किस मैदान में उनका खून और उनके कतरे बिखरे होते, कोई हिसाब होता क्या? नहीं। लेकिन वही बात है, जीत हमेशा हथियारों से, संसाधनों से और बातों से नहीं होती। उसके लिए दुस्साहसी होना जरूरी है। वो जीत चाहे प्राचीन समय की हो और चाहे जीत आज की हो। बातों से जीत नहीं होती, संसाधनों से जीत नहीं होती और औजारों से भी जीत प्राप्त नहीं होती। कि साहब मैं बहुत पैसे वाले घर से हूं, होंगे तो पैसे होना और सिलेक्शन होना अलग अलग बात है, कोई फर्क नहीं है। पैसे वाला या बहुत सारे संसाधन वाला, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाला, रणनीति बनाने वाले जो लोग हैं वो बातें करते रह जाते हैं। जीतने के लिए दुस्साहस चाहिए, दुस्साहस, हौसला चाहिए, हौसला। ये जीत की उड़ान जो है दोस्तों, ये पंखों से नहीं, परों से नहीं, बल्कि हौसलों से उड़ी जाती है। यहां वो उड़ते हैं जिनमें हौसला होता है। क्यों रे बावली, है क्या हौसला? कितना? अच्छा ठीक है, बधाई बधाई हो। तो नीति कौन सी है इसकी? तो दोस्तों नीति का नाम है सर्व करदान, सर्व करदानाज्ञाकरण, आज्ञाकरण, प्रणामो वागमन। मैंने बताया था ना, नीति बड़ी है, बड़ी। तो 4 शब्द हैं दोस्तों इसमें। एक शब्द है सर्व करदान, जिसका अर्थ क्या है? सर्व, अच्छा सर्वदान ही हो गया क्या? इसमें दोस्तों सर्व करदान है, सर्व कर दाना। क्योंकि आ जो है संधि में मिला हुआ है, ये संस्कृत है, तो इसमें शब्द है सर्व करदान, जिसका अर्थ है सभी कर देना या समस्त कर देना। यानी यहां के लोग समस्त कर अदा करेंगे। दूसरा कौन सा है? आज्ञाकरण, यानी कि समुद्रगुप्त की, सम्राट की आज्ञा की पालना की जाएगी, सिर झुकाकर हुकुम सर कहा जाएगा।
फिर है प्रणाम, अर्थात जब भी बुलावा आएगा दरबार में सम्मान रेस्पेक्ट करते हुए उपस्थित होंगे। उपस्थिति और वागमन अर्थात आवागमन बनाए रखना। समुद्रगुप्त ने कहा कि मैं जचेगी तब तुम्हें बुलाऊंगा, जचेगी तब मैं आऊंगा, ये मेरा साम्राज्य। तो नीतियां फटाफट लिख दो। सर्व करदानाज्ञा करण प्रणामो वागमन। अब तो आखिरी जीत, आखिरी जंग बची है। कौन सी? विदेशी राज्यों को भी, उन्हें भी जीत लो फटाफट। जीतने हैं क्या? अभी तो यहीं अटके हुए हो। राजा हो तो ऐसा हो। कैसा? मेरा जैसे नहीं, समुद्रगुप्त जैसे। मैं तो उस की समुद्रगुप्त कथा का वाचन कर रहा हूं। कथा वाचन हो रहा है। हाँ, कोशिश ये जरूर है कि भले ही आप लोगों ने गौतम बुद्ध को जब पहली बार घर से निकाला था तब आनंद लिया हो, या आज इतिहास आनंद का विषय है। इसे समझने की जरूरत है। ये रटनी पर आधारित नहीं है। इतिहास ही क्या, पॉलिटी भी, ज्योग्राफी भी, इकोनॉमिक्स भी, बशर्ते कि उसको हम डेप्थ में पढ़ें, वास्तविक क्रमबद्धता में पढ़ें। सभी विषय सरल हैं, बहुत ही सरल हैं। आज ही पढ़ने वाले भी होने चाहिए बेटा। उतार दिया तो पांचवी नहीं, सॉरी, छठी विजय, आखिरी विजय कौन सी? विदेशी राज्यों की विजय। इसका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति, मेरे साथ साथ लिखते जाओ। प्रयाग प्रशस्ति की पंक्ति नंबर 23 एवं 24 में मिलता है, जिसमें राज्यों के नाम मिलते हैं। शक, मरुंड, साहा, नुसाही, सिंगल, सूरण, दीप वासनी। ये राज्यों के नाम है। विदेशी राज्यों को जीता। यहां शक का मतलब शक राज्य, यहां शक राज्य ये सिंध गुजरात में इसका शासन था। मरुंड ये बलूचिस्तान में थे। शाहनुसाई ये कुषाण थे। सिंगल द्वीप का मतलब श्रीलंका, और स्वर्ण द्वीप का मतलब है इंडोनेशिया।
और मलेशिया। तो कहां कहां तक चला गया देखो तो। नीति भी लिखवा दूं क्या? तो नीति थी दोस्तों आत्मनिवेदन, कन्या पायोदान, गरुड़ त्वमंदक, ये नीति है। 3 शब्द है। आत्मनिवेदन अर्थात सम्राट से प्रार्थना करना, कन्या पायोदान अपनी यानी विदेशी राज्य अपनी कन्याओं का विवाह समुद्रगुप्त से करना। मुझे लगता है समुद्रगुप्त को भी विवाह का बहुत शौक था। गरुड़त्व मंदक अर्थात गरुड़ जो इनकी राज मुद्रा के आदेश को मानना। तो आत्मनिवेदन सम्राट के सामने आना, प्रार्थना करना कि मेरी कन्या ब्याह के लायक है, आप शादी रचाइए। कन्या पायदान अपने कन्याओं का विवाह समुद्रगुप्त के साथ करना। और गरुड़त्व मंदक गरुड़धारी जो मुद्रा है उसकी राज मुद्रा, उस पर जो भी आदेश सम्राट दे दे उसे आंख बंद करके मान लेना। ये देख ले विदेशी राज्यों के साथ वैसी नीतियां हैं। जब भी तो कहा ना राजा हो तो कैसा, समुद्रगुप्त जैसा। तो पंक्ति कौन सी है ना? 23। और कितने विदेशी राज्य हैं? 5 हैं इसमें। पहला शक राज्य सिंध गुजरात का, मरुंड बलूचिस्तान में, शाहनुसाई यानी कुषाण राज्य, सिंगल मतलब श्रीलंका, स्वर्णद्वीप वासनी का मतलब इंडोनेशिया और मलेशिया। आज तक इंडोनेशिया मलेशिया को स्वर्णद्वीप कहा जाता है। तो मैं उम्मीद करूं कि मैंने आज आपको समुद्रगुप्त पढ़ाने में सफलता प्राप्त कर ली है और आपने समुद्रगुप्त की महान विजयों को समझा। इस सब के लिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। मिलते हैं कल इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार।